हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास एक गूगल पिक्सल 5 फ़ोन आया हुआ है जो कि डेट कंडीशन में कभी कभी कस्टमर का कहना है कि इसमें ब्लैंक एलसीडी आ जाता है, कभी कभी इसमें ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करता है। तो बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारा सीपीयू से प्रॉब्लम है। तो हम इसका सीपीयू रिमूव करने वाले हैं। किस तरह से हम सावधानी की तरह से इसका टीन वगैरह जो पतरा है उसको काटेंगे और उसके बाद हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। ज़्यादा पेस्टेड है सीपीयू इसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से काम करते हैं तो आप आराम से बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। काम बहुत सेफली तरीके से करना है इसलिए क्योंकि गूगल पिक्सल 5G का जो मदरबोर्ड है वो आपको रेयर मिलेगा स्क्रैप में। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना होता है कि कहीं इसका कोई कंपोनेंट मिसिंग हो गया या फिर गलती से कहीं उखड़ गया तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें। तो हम ग्लू के सीपीयू का जो ग्लू है उसको रिमूव कर देंगे। इसमें बेसिकली जो सीपीयू लगाया है वो क्वालकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है, आप देख ही पा रहे होंगे इसमें। तो ग्लू क्लीन करने के बाद हम इसका पेस्ट को कटिंग करने वाले हैं। हीट हमारी यहाँ पे 300 रहने वाली है और एयर में 0 यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरह से क्या हमें कटिंग करना है इसको। तो जो भी काम करना है आपको धीरे धीरे करना है। यहाँ हम स्क्रैपर ले लेंगे और स्क्रैपर की मदद से हीट हम 300 रखेंगे और ए 0 और हम ग्लू को कटिंग करेंगे। यहाँ देख सकते हैं साइड ग्लू पहले हम 2 साइड से क्लीन कर लेंगे। एक ही बार में हमें चार तरफ नहीं घुमाना है, 2 साइड का जो ग्लू है एक बार में हम साफ़ कर लेंगे। अगली बार फिर हम 2 साइड का साफ़ करेंगे। तो एरिया थोड़ा कम दिया हुआ है तो आपको ऐसा एरिया चूज़ करना है यहाँ जहाँ आपका जो ब्लेड है वो इनसाइड हो सके। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे हमारा कोई भी गलती यहाँ पर ना हो, क्योंकि एक गलती आपको बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप काम जानते हैं तो आप काम को ख़राब नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि कस्टमर जो फ़ोन देता है बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर आपको फ़ोन देता है कि आपके ऊपर भरोसा करके फ़ोन देता है कि आप मेरा फ़ोन बनाएंगे। लेकिन आप काम अगर नहीं जानते हैं तो उस कंडीशन में फ़ोन आप ख़राब ज़्यादा करेंगे, अच्छा कम करेंगे। तो काम जानने का मतलब ये है कि आपसे अगर काम नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे काम ख़राब नहीं होगा। कस्टमर एटलीस्ट जो कंडीशन में था वो कंडीशन में आपको रिसीव कर पाएगा आपसे। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट दे दिया है और थोड़ा हीटिंग का इंतजार करूँगा। यहाँ मेरी जो हीट है 340 के अराउंड रहेगी। एयर यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ, 1 या 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो हैंड स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रजिस्टर के ऊपर से ब्लेड लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हीटिंग थोड़ा हो जाएगा तो हम आराम से स्क्रैपर जो है इनसाइड कर पाएंगे। तो धीरे धीरे काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो देख पा रहे हैं यहाँ सीपीयू हमारा रिमूव हो चुका है। नया सीपीयू है, शायद मेरे पास स्टेनलेस स्किन नहीं होगी, तो स्टेंसिल नहीं है तो इसका हमें यूनिवर्सल से करना पड़ेगा। और यूनिवर्सल से एक ही चांस में कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है बॉल्स जो होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उसके बॉल की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल स्टेंसिल से बढ़िया तरीके से करें यहाँ पे। तो इसके बाद हम पहले सीपीयू को हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने की जो प्रोसेस है 300 हमारी जो हीट रहेगी और एयर यहाँ पे भी 0 रहने वाली है। तो कभी भी आपको अगर सीपीयू के ऊपर मतलब कोई आईसी के ऊपर अगर वर्क करना है, या आयरन हो या फिर हमारा एसएमडी हो, तो लगभग अगर आपको बचा के रखना है उसे, तो आपको हीट को कम से कम आपको 30 रखना पड़ेगा। 30 की जो हीट है वो डायरेक्ट हीट के लिए परफेक्ट है। अभी तक कोई आईसी ख़राब मेरी हुई नहीं है 30 की हीट में। और यहाँ भी जब आयरन से आप काम करते हैं तो आयरन से काम करने के टाइम पे आपको जो हीट रखनी है वो 300 रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। यहाँ मेरा जो एसएमडी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 857 DW+ बहुत ही ज़्यादा शूटर टाइप गन है। ये भी हीटिंग के मामले में बहुत अच्छी है, काफ़ी क्विक होती है जितनी भी जो आयरन शोल्डर गन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मैं जो अब हम मदरबोर्ड जब क्लीन करते हैं तो यहाँ पे हमें साफ़ करना है 450 लगभग, क्योंकि देखिए आपका जो रूम का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको कम करना है। देखिए मेरे रूम पे एसी लगा हुआ है तो उस कारण से मुझे 450 करना पड़ रहा है। आपके रूम पे अगर एसी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वहाँ का जो रूम का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो आयरन है वो हीट हो रहा है 450 हीट हो रहा है, लेकिन जो एसी क्या करता है इसको भी ठंडा करने का काम करता है। तो यहाँ आपको देखना है कि रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको मदरबोर्ड, आयरन, इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलना है।
कोई परफेक्ट ये नहीं बोल सकता है कि कौन से मदरबोर्ड पे या फिर कौन सी जो हीट है वो परफेक्ट है। यहाँ कभी कभी देखेंगे अब 330 में भी काम हो जाता है, कभी कभी 350 में भी कोई ऐसे नहीं निकलती है। तो अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड की जो हीटिंग सेंस की कैपेसिटी है, उसकी कंडीशन क्या है, वो कितना हीट सेंस कर सकता है, ले सकता है, झेल सकता है, तो उस कंडीशन से आपको काम करना है। ऐसी कोई दवाई नहीं जो आपको बता दे कि भाई इतनी एक्यूरेट है, इसमें सब काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं वो भूल बोलते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड की जो सेंसिटिविटी है, जो हीट सेंस की जो कैपेसिटी है, वो उसके अकॉर्डिंग कंपनी बनाती है। और वो जो यूज़ करती है एसएमडी, वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ थोड़ी ना, वो हमारे जैसे 857 DW या फिर दूसरी कोई हाई मशीन, वो अपने हिसाब से पीपीटी यूज़ करती है। देखिए हर कंपनी में आप देखिएगा एक चीज़ कॉमन होगी कि वहाँ पे जो हीट होगी, मदरबोर्ड की जो सेंस कैपेसिटी अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग तरह की होती है। जैसे Redmi 8A का मदरबोर्ड आ गया, उसमें देखिए ज़्यादा हीट दे देंगे तो बोर्ड आपका चर्र हो जाएगा। अब सैमसंग के मदरबोर्ड भी काफ़ी अच्छे आते हैं, जैसे ओप्पो रेनो वगैरह या फिर रियलमी वगैरह के मदरबोर्ड देखेंगे काफ़ी अच्छे। और फिर और क्या बोलते हैं, वन प्लस का भी देखेंगे काफ़ी हीटेड अगर देते हैं उसमें, तो भी बोर्ड अच्छे रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप मतलब बोर्ड फुलाने के ऊपर लगे हैं कि भाई हीट देख लेते हैं ज़्यादा करके, तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो आपको मदरबोर्ड को थोड़ा सा मैनेज करके काम करना होता है। यहाँ देखिए मदरबोर्ड को जब मैं क्लीन कर रहा हूँ तो यहाँ मेरी हीट जो मैंने रखी है 450 के करीब रखी है, और 450 मेरा जो आयरन है वो T26D सुगोन का है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन आयरन है। देखिए 8 से 10 हज़ार की रेंज में ये आयरन आपको मिल जाएगा, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन अगर कोई 6,000 6,500 खर्चा करता है एक एसएमडी के लिए, तो मुझे लगता है उसे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा करके आयरन के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए। आयरन एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब क्योंकि आयरन से हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आयरन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे रहती है हमारे फ़ोन को बनाने में, क्योंकि आयरन जो होता है वो आपको एक पेन की तरह वर्क करने में काम आता है। तो उससे आप काम करते हैं तो आपको पेन और पेंसिल की फीलिंग आती है, और पेन पेंसिल जब आप लिखते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होता है। एक भारी सा 200 रुपये वाला या फिर 1,000 1,200 या 15-2,000 का आयरन लेके आप काम करते हैं, हल्का सा हाथ फिसल गया कि आपके कंपोनेंट गायब हो जाएंगे, वहाँ पे सर मारते रहना तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आयरन और एसएमडी जो है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की यूज़ करिए। जो 8,000 और फिर इधर 8 मतलब 20,000 खर्चा करिए, आपको 20,000 नहीं सॉरी 15-16,000 रुपया खर्चा करते हैं या 15,000 रुपये खर्चा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों चीज़ आपकी बेहतरीन मिल जाएगी और काम करके अलग ही आपका लेवल एक हाई हो जाएगा। तो चीज़ें जो होती है, टेक्नोलॉजी आपके काम को सरल बनाती है। ये नहीं कि भैया उसका पैसा ज़्यादा है नहीं, लेकिन कोशिश करिए। देखिए पहले किसी के पास पैसा नहीं होता है, धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ यूनिवर्सल की मदद मैं ले रहा हूँ रिवॉल्विंग करने में, काफ़ी अच्छी रिवॉल्विंग हो चुकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बॉलें अगर नीचे रह जाएंगी ऊपर नीचे, तो उस कंडीशन में हमारी जो यही अगर मैं सेम स्टेंसिल में करता तो मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी स्टेंसिल उठ चुकी है, तो इस कारण से अगर मैं हिट करता हूँ तो वो बॉल एक के ऊपर एक आ जाएगी। तो यहाँ कंडीशन थोड़ी सी मेरी बेकार हो चुकी है। अगर इसको मैं निकाल लेता, यहाँ अगर मैं रिपीट पेस्ट ना देके अगर इसको रिमूव कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा काम करेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा, बट इसी से हम यूनिवर्सल से रिवॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो गलती वाली जो चीज़ है वो हर किसी से होती है। इस लाइन में कोई भी प्रॉपर परफेक्ट बोल नहीं सकते हैं कि इससे हर काम ही हो जाएगा, चाहे वो कितना भी परफेक्ट हो जाए, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। तो ऐसा दिल पे मत लेना कि हम भाई अच्छे मिस्त्री नहीं हैं, फिर मेहनत कर रहे हैं काम नहीं हो रहा है। गलती हर किसी से होती है, हम लोग से भी होती है। और भी देखिए, मैं भी बोलूँगा नहीं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन जो हम लोग से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कि वो मेहनत करते हैं। देखिए इस फील्ड में कोई भी तुक्का, रट्टेबाजी या कॉपी पेस्ट नहीं चलता है यहाँ पे। इसमें काम करती है आपकी मेहनत, और मेहनत आप अगर अच्छे बढ़िया तरीके से करेंगे तो आप आराम से ऑलवेज टॉप पे रहेंगे। जो मेहनत नहीं करेगा वो नकल के ऊपर रह जाएगा, वो किसी के भरोसे रह जाएगा कि मुझे कोई सॉल्यूशन दे दे, कोई कुछ दे दे,
प्रॉपर तरीके से आपको एक बार ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद आपका जो बेस होगा वो मजबूत हो जाएगा। आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप एक अपने तरीके से अपने माइंड से आप रिवॉल्व ये कर सकें या फिर रिपेयरिंग कर सकें, ट्रेसिंग कर सकें। कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसे हर डायग्राम याद होगा, हर आईसी की डेटा शीट या हर आईसी के पिन आउट याद रहेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। और लोड भी नहीं लेना है सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि भाई इसका डायग्राम ऑलरेडी दिया है, इतना दिमाग पे प्रेशर क्यों डालें हम। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको कस्टमर को अगर बाई मतलब संगे संग मतलब तुरंत उसको रिजल्ट देना है कि भैया क्या प्रॉब्लम हुई, तो आप तुरंत चेक कर सके, ऐसी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लगभग मेरा जो रिवॉल्विंग है वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। अभी थोड़ा सा वॉश करेंगे, कंपोनेंट को भी लगाना है बीच में, तो कंपोनेंट को लगा लेंगे। पहले थोड़ा वॉश कर लेते हैं, तो वॉशिंग की जो कंडीशन है उसको देख लेते हैं। थिनर से वॉश करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से पीपीडी को थोड़ा सा रिमूव करेंगे। पीपीडी देखिए यहाँ पे शोल्डरिंग हो चुका, तो यहाँ पे पीपीडी निकालने का जो तरीका है वो आपने मेरे काफ़ी वीडियो में देखा होगा। तो थोड़ी सी हीट देनी है और हमें यहाँ पे डिशोल्डर वायर थोड़ा सा ट्यूजर से पकड़ के हमें इसको क्लीन करना है। इस तरीके से काम करेंगे बहुत बेटर रहेगा। देखिए काम को जितना आप ईजी बनाइएगा, जितना सोचेंगे इसके बारे में, जितना करेंगे क्या क्या बेटर हो सकता है, उतना ही आप आगे जा पाइएगा। इस लाइन में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग। कोई अगर बोलता है कि मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, वो सब कर लेगा, सब बोल के कुछ नहीं होता है। पूरे परफेक्ट के चक्कर में वो फिर इधर उधर घूमता रहता है। तो जितना हो सकता है मेहनत करिए, कोशिश करिए, जो भी है उसको पढ़िए, जो भी डायग्राम आपको आता है, जो कोई नया फ़ोन आता है उसको ट्रेस करिए। पहले के लोग देखे होंगे आपने कि जो टीवी का काम करते थे, टीवी का डायग्राम किसी के पास नहीं था, तो जो बढ़िया टेक्नीशियन जो लोग थे वो क्या करते थे, एक टीवी का मदरबोर्ड लेके आए, उससे एक कंपोनेंट खोलते थे, फॉल्ट को बनाते थे, फॉल्ट को रिपेयर करते थे, फॉल्ट को नोट करते थे। तो वैसा जो टेक्निक है वो आप भी कर सकते हैं। एक फ़ोन कोई आता है, उस फ़ोन में से एक एक सेक्शन में एक एक कंपोनेंट को थोड़ा निकाल के एब्जॉर्ब करिए, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको नोट डाउन करिए। और सेकंड जब ऐसे करते करते आपका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा, तो फिर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे कि भाई ये एक तरह से ये फॉल्ट आता है। अब ये नहीं है कि एक फ़ोन में जो फॉल्ट है अगले फ़ोन में वही दूसरा फॉल्ट आएगा। इसमें होता ये है कि आपका उसी फ़ोन के अंदर सेम फॉल्ट आ सकता है, दूसरे फिर फ़ोन में जो कोडिंग की गई है वो अलग तरह से कोडिंग की गई है। किसी फ़ोन में थर्मल की वजह से आपका फेक चार्जिंग पे आता है, किसी में एरर आता है, किसी में ब्लिंकिंग हो जाता है। तो हर किसी की जो कोडिंग है वो अलग तरीके से की है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को क्लीन एंड रिवॉल्व कर दिया है। अब हमें लगाने वाले हैं आईसी को और देखेंगे इसके बाद कि जो फ़ोन की जो फॉल्ट है हमारी वो ठीक हुई है कि नहीं। काफ़ी सारी बातें हो गई, उस बीच में भूल ही गया कि मतलब फ़ोन भी रिपेयर हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे कंपोनेंट को लगा देंगे। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट को मैंने लगाया है, यहाँ पे हल्का सा पेज देना है और इसकी जो हाइट है पेज की वो कम रहनी चाहिए। हमेशा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि हम जब कंपोनेंट लगाते हैं तो कंपोनेंट को जो शोल्डर आता है थोड़ा ऊंचा होता है, उस वजह से हमारी आईसी जो है बैठ नहीं पाती है। तो उसका रीज़न ये होता है इसका शोल्डर मोटा हो जाता है और हमें इस तरीके से फिर इसको शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है। थोड़ा पेज देंगे और यहाँ पे हम फिर डिशोल्डर वायर की मदद से हम यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। अब ये हमारा CPU लगने के लिए तैयार है। क्लीनिंग हो चुकी है, बोर्ड की आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। एसेंशियल यूनिवर्सल से की है, नहीं है मेरे पास, थी नहीं, पता भी नहीं। तो गूगल्स के फ़ोन काफ़ी कम आते हैं शॉप पे, क्योंकि मार्केट में बिक्री भी कम हुए हैं, सेल कम हुए हैं, इसलिए कम फ़ोन आएंगे। अब जो चीज़ ज़्यादा बिकेगी वो ज़्यादा ख़राब भी होती है, ज़्यादा फॉल्टी भी ज़्यादा फ़ोन इसके आते। जैसे MI बहुत ही ज़्यादा शॉप में आपको मिल जाएंगे, OP Vivo को थोड़े कम मिलेंगे, बाद बाकी सैमसंग के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हम, जब हमें थोड़ा लग जाए कि हमें आईसी थोड़ी टच हो चुकी है, तो हमें थोड़ा सा साइड से जो पेस्ट है फ्लक्स उसे में तो डालना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा आईसी को थोड़ा शेक करना है। इतने हल्के से आपको हिलाना है आईसी को कि आईसी को खुद ना पता चले कि मैं भी हिल गई हूँ, आपको लगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आपकी आईसी ठीक से लगेगी, जब आप हिलाते हैं तो ऑटोमेटिक आईसी अपने पोजीशंस में आ जाती है। आईसी लग चुकी है, थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और मदरबोर्ड को थोड़ा फिट करते हैं।
तो मदरबोर्ड को लगा लिया, ठंडा भी लगभग हो चुका है। अब हम कनेक्टर्स को लगा लेंगे और चार्जिंग जैक को लगाएंगे, बैटरी को लगाएंगे और देखेंगे हमारा फ़ोन चार्ज होता है कि नहीं। बेसिकली फ़ोन ऑन करने का था हम चार्जिंग में लगाते हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले का जैक है, उस डिस्प्ले को जैक को भी लगा लेंगे, क्योंकि डिस्प्ले का जैक का जो पत्ता है वो थोड़ा सा फोल्डिंग टाइप है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मैं इसको लगा लेता हूँ। कहाँ गया भाई, एक्चुअली व्यू आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले के पत्ते को लगा लिया है। तो बैटरी के ऊपर डिस्प्ले का पत्ता, उसके बाद हम अब चार्जिंग पे लगाते हैं। देखते हैं चार्जिंग की कंडीशन। देखिए यहाँ पे लाइनिंग आई है और परसेंट यहाँ पे शो कर दिया है। तो डेफिनेटली हमारा जो काम है वो हो चुका है। ऑन करके भी देख लेंगे। देखिए गूगल लिखा हुआ आ गया इसके अंदर, गूगल का फ़ोन है तो गूगल ही लिखा आएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि लोग देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।